अपडेट है 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के मॉनसून सत्र से सांसदों के लिए होगी डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था। सदन के अंदर बैठने के लिए निर्धारित स्थान पर ही सांसद दर्ज करा सकेंगे अपनी उपस्थिति। सदन के नियमित कामकाज में सभी सदस्यों की उपस्थिति बढ़ाना उद्देश्य। अंतरिक्ष में 18 दिनों तक वैज्ञानिक प्रयोग करने के बाद आज भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 3 अन्य साथियों के साथ वापस लौटेंगे धरती पर। 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर होगा स्प्लैश डाउन। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह का सड़क दुर्घटना में 114 वर्ष की आयु में निधन। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। एक्स पर शोक संदेश में फौजा सिंह को बताया अद्भुत दृढ़ संकल्प वाला असाधारण एथलीट। महंगाई को लेकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जून महीने का दिया अपडेट। खुदरा मुद्रास्फीति 6 वर्षों के निचले स्तर पर। सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति दर जून 2024 की तुलना में रही 2.1%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वैश्विक क्षमता केंद्र को लेकर बड़ा बयान। बोली, वैश्विक क्षमता केंद्र वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक का दे सकते हैं योगदान और कर सकते हैं अतिरिक्त रोजगार सृजित। लोकसभा अपने सदस्यों के लिए 21 जुलाई से शुरू हो रहे आगामी मॉनसून सत्र से एक नई उपस्थिति प्रणाली लागू करने जा रही है। अब सांसदों के लिए डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था होगी। हाजिरी लगाने की इस इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के तहत सांसदों को सदन के अंदर बैठने के अपने निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, जबकि ये उपस्थिति पहले सभी सदस्यों को संसद भवन की लॉबी में रजिस्टर पर दर्ज करानी होती थी। ये अटेंडेंस लगाने की प्रणाली समय की बचत में मदद करेगी, क्योंकि कई बार संसद भवन के गलियारे में सांसदों की भीड़ लग जाती है। इसके अलावा कुछ संसद सदस्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद बिना सदन की कार्रवाई में भाग लिए वापस भी चले जाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आने के बाद संसद के मॉनसून सत्र से ये नई कार्रवाई लागू की गई है, ताकि सदन के नियमित कामकाज में सभी सदस्यों की उपस्थिति बढ़ सके। महंगाई को लेकर एक अच्छा समाचार सामने आया है। जून में खुदरा मुद्रास्फीति 6 वर्षों के निचले स्तर 2.1% पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने एक बयान में कहा है कि जून 2025 के लिए सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति दर जून 2024 की तुलना में 2.1% रही है। जून 2024 में सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति दर 5.08% थी। सब्जियों, दालों, मांस और दूध सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के कारण जून में खुदरा मुद्रास्फीति 6 वर्षों के निचले स्तर 2.1% पर रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मई में 2.82% रही। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक के रूप में पहचाने जाने वाले 100 वर्षीय लंबी दूरी के धावक फौजा सिंह की पंजाब के जालंधर के पास व्यास पिंड में एक सड़क दुर्घटना में 114 वर्ष की आयु में मौत हो गई। खबरों के अनुसार पंजाबी मूल के भारतीय ब्रिटिश सिख मैराथन धावक को अपने पैतृक गांव में सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। शक्ति और इच्छा शक्ति के वैश्विक प्रतीक फौजा सिंह ने 100 से अधिक उम्र में मैराथन दौड़कर लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में मैराथन दौड़ना शुरू किया और 100 से अधिक मैराथन पूरी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धावक फौजा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं।
फौजा सिंह जी अपने अद्वितीय व्यक्तित्व और फिटनेस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपने तरीके के कारण असाधारण थे। वे अद्भुत दृढ़ संकल्प वाले एक असाधारण एथलीट थे। उनके निधन से बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दुनिया भर में उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसी 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक का योगदान दे सकती हैं और अतिरिक्त रोजगार भी सृजित कर सकते हैं। CII जीसीसी बिजनेस समिट में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2024 में औसतन हर हफ्ते एक नया जीसीसी स्थापित किया गया और लगभग 50% फॉर्च्यून 500 कंपनियों ने भारत में अपने जीसीसी स्थापित किए हैं। भारत में जीसीसी लगभग 21.6 लाख पेशेवरों को रोजगार देते हैं, जो पिछले 5 वर्षों में 11% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2030 तक इसके 28 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। Fellowships are being given for full-time PhD scholars researching in AI in the top 50 NIRF ranked institutions. So we are promoting at the student level, at the university level, at the research scholar level. Funds are being given so that these scholars can do their PhDs in eminent institutions, 50 top NIRF ranked institutions. And to enhance accessibility, data and AI labs are being established in Tier 2 cities and Tier 3 cities with a Model India AI Data Lab already set up in the National Institute of Electronics and IT, which is in Delhi. A Model AI, India AI Data Lab is set up in the National Institute of Electronics and IT in Delhi itself. So with most of this information, data that you know, I just want to highlight that the government's skilling efforts, providing funds for research are all going intact, large-scale skilling initiatives, particularly under the PM Kaushal Vikas Yojana, under which 1.6 crore people have already been trained. And otherwise, I don't think the Stanford ranking or the others would have included that the AI data pool or personal pool is widening in India. And these Kaushal Vikas Yojana scheme are being aligned with emerging industry needs. 200 plus new age skill courses have also been provided and approved under the National Council for Vocational Education and Training, and 29 new age courses have been introduced under the Craftsman Training Scheme in the ITIs. And the recent union budget, of course, has advanced this agenda through announcements such as setting up of 5 national centers of excellence for skilling and the launch of centrally sponsored scheme, upgradation of, this is a very important one because it actually takes it down to the states, to the level of districts, 1,000 industrial training institutes of India. We would have heard of ITIs. Many of us probably do not hold them in much of a regard. And I wouldn't blame any of us who think ITIs deliver nothing much. But today, ITIs, with the funding from the central government, are really investing in equipments which are needed for hands-on training for youth in AI. We fund them to get these equipments, fund them to get scholars who can come and train them, experts, professionals who can train them in AI. So it's going down to the district level. And this is also monitored by the Prime Minister once in a month through the Pragati program, which he talks to the district administration saying, are you up to the budgetary announcement? Are you showing improvement? So great emphasis on taking it down to tier 2, tier 3 level so that skilled youth are going to be available.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। साथ ही उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए 4,915 करोड़ की स्वीकृति का अनुरोध भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली मेरठ के मध्य संचालित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने, हरिद्वार कुंभ 2027 के सफल संचालन के लिए 3,500 करोड़ रुपए एवं नंदा राज जात यात्रा 2026 के सुचारू संचालन के लिए 400 करोड़ रुपए की सहायता का आग्रह किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार धाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, कावड़ यात्रा और नंदा राज जात यात्रा समेत आगामी कुंभ 2027 की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उन्हें राज्य में तेजी से प्रगति कर रहे जल जीवन मिशन की वर्तमान स्थिति और उपलब्धियों की भी जानकारी दी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को रुद्रप्रयाग स्थित श्री कार्तिक स्वामी मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्हें मिजोरम से जुड़े प्रमुख विकास मुद्दों पर चर्चा की और राज्य की प्रगति के लिए केंद्र से निरंतर सहयोग की मांग भी की। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने प्रधानमंत्री को पड़ोसी म्यांमार में जुंटा विरोधी समूह के बीच हालिया सशस्त्र संघर्ष पर चर्चा की। लाल दुहोमा ने प्रधानमंत्री के साथ थेंजोल पीस सिटी परियोजना, शेरछिप जिले में आइजोल और थेंजोल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार और पाइप गैस कनेक्शन सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने प्रधानमंत्री को बताया कि इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड वर्तमान में आइजोल के निवासियों को पाइप गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए 9,265 करोड़ रुपए की परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से नई बैराबी सहरांग रेलवे लाइन और सहरांग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने यथाशीघ्र ही वहां पहुंचकर इनका उद्घाटन करने पर सहमति जताई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में भारत विकास परिषद के 63वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद का 63वां स्थापना दिवस भारत का विकास भारतीय दृष्टिकोण से चाहने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ये संस्था स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों को आदर्श मानकर चलाई जाती है। भारत विकास परिषद सिर्फ संस्था नहीं बल्कि एक विचार है। भारत विकास परिषद सेवा करने वालों और जरूरतमंदों के बीच सेतु का काम कर रहा है। भारत विकास परिषद सिर्फ एक संस्था नहीं है, ये एक विचार है भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का। हर भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का प्रयास भारत विकास परिषद ने किया और सेवा को जीवन का स्वभाव बनाने का काम भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। और ये दोनों का योग हुआ कि इतने सालों के बाद भी आज और रिलेवेंसी के साथ और उपयुक्तता के साथ भारत विकास परिषद काम कर रही है। सेवा को संगठन से, संगठन को संस्कार से और संस्कार को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ने का एक अद्भुत कार्य संस्कृति भारत विकास परिषद ने बनाया और इसको आगे भी बढ़ाया। विवेकानंद जी को, उनके विचारों को, उनके जीवन और कवन को आदर्श मानकर संस्था चली। समर्पण, संगठन और संस्कार, ये तीनों गुणों को एक प्रकार से संजोकर समाज की सज्जन शक्ति का संगठन करने का काम भारत विकास परिषद ने किया। और वो संगठन शक्ति से जो ऊर्जा निर्मित हुई, वो ऊर्जा ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन में एक उजियारा लाने का काम किया और ऐसे लोगों के जीवन को स्पर्श कर बदलने का प्रयास किया
जिनको शायद सबसे ज्यादा जरूरत समाज की संगठन शक्ति की थी। और एक प्रकार से भारत विकास परिषद के काम को अलग दृष्टि से देखे तो जिनको सेवा करनी है और जिनको सेवा की जरूरत है, ये दोनों के बीच में सेतु बनने का काम बहुत अच्छे तरीके से भारत विकास परिषद ने किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 11 सालों में बड़े बड़े नारे दिए बगैर सेवा भाव और सेवा के संकल्प के साथ चुपचाप एक सेवक की भांति काम किया है। अमृत महोत्सव विरासत और विकास दोनों को एक साथ कोई द्वंद्व के बगैर आगे चला है। कई सारे वामपंथी मित्र पूछते हैं कि राम मंदिर बनाने से देश का क्या भला होगा। मैं समझ रहा हूं भाई, आप नहीं समझ पाओगे क्या भला होगा, परंतु मोदी जी ने राम मंदिर भी बनाया है और 5G लाने का भी काम किया है और डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को भी सब्जी वाली बेचने वाली रेकड़ी तक पहुंचाने का काम। काशी, उज्जैन, शारदा पीठ और करतारपुर कॉरिडोर भी बनाया है, तो दूसरी ओर IIM, IIT और एम्स की संख्या भी 3 गुना ज्यादा कर दी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा की शिक्षा पर संबल दिया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज भारत सबसे आगे निकलने के लिए तैयार है। योग को एक प्रकार से वैश्विक पहचान नरेंद्र मोदी सरकार ने दी है, तो दूसरी ओर ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन और कई सारी स्पेस की टेक्नोलॉजी को भारत ने आज आत्मसात कर दी है। भारत और चीन के बीच बीते कुछ वर्षों से चले आ रहे सीमा तनाव के बीच एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुई। ये पहला अवसर था जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पर हालिया तनाव कम होने के बाद शी जिनपिंग से सीधे बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने भारत चीन के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि दोनों देशों के नेताओं का मार्गदर्शन इस संबंध में काफ़ी अहम रहा है और रिश्तों को नई दिशा देने में मदद कर रहा है। SCO बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि SCO का मूल उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से लड़ना है और सभी सदस्य देशों को जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम रहना है। इसके अलावा उन्होंने चीन द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने के फैसले का स्वागत किया, जो 5 साल से बंद थी। अंतरिक्ष में 18 दिनों तक वैज्ञानिक प्रयोग करने के बाद आज भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके 3 अन्य साथी वापस आने को तैयार हैं। शुभांशु शुक्ला आज दोपहर 3 बजे पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन होगा। री एंट्री के वक्त उनके स्पेसक्राफ्ट का तापमान करीब 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले 14 जुलाई को शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। ये स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज़्यादा कार्गो के साथ वापस आ रहा है। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज़्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण डेटा है। राष्ट्रपति भवन ने देश के 3 प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा की है। पूसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है।
इसके अलावा कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर के एक सीनियर भाजपा नेता हैं और महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी लंबे समय से सदस्य हैं। वो लगातार 3 बार यानी 2005 से 2010 तक जम्मू के मेयर चुने गए हैं। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का 19वां राज्यपाल बनाया गया है। असीम घोष पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हैं। 1999 से लेकर 2002 तक पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का 19वां राज्यपाल बनाया गया है। असीम घोष पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हैं, जैसा कि पहले बताया गया है, और 1999 से 2002 तक पश्चिम बंगाल में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू को गोवा के 19वें राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। गजपति राजू ने 1978 से लेकर 2014 तक लगातार 7 बार विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने राज्य सरकार में कई मंत्रालय संभाले हैं। गजपति आंध्र प्रदेश में वित्त, योजना, विधायिका एवं राजस्व मंत्रालय संभाल चुके हैं। दूरदर्शन पर संस्कृत भाषा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम वार्तावली ने 500 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक वीडियो संदेश के जरिए संपूर्ण डीडी न्यूज परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। दूरदर्शन न्यूज पर संस्कृत भाषा में प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम वार्तावली के 500 एपिसोड होने पर डीडी न्यूज को, उसकी टीम को बधाई, शुभकामनाएं। ये समस्त संस्कृत प्रेमियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। नई पीढ़ी के लोग संस्कृत भाषा के समृद्ध इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए, इस दिशा में दूरदर्शन न्यूज़ द्वारा 10 वर्षों से अति गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है, बल्कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत भी है। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण सभी संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा संस्कृत को विशेष रूप से महत्व दिया है। इसलिए ये ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में भारतीय जीवन मूल्यों, भारत की सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक संरचना, रीति रिवाजों और परंपराओं के मूल स्रोत भी हैं। भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत की बड़ी भूमिका रही है। वसुदेव कुटुंबकम जैसे अनेकों शब्दों के शब्दकोश ने भारत को, संस्कृत को समृद्ध बनाया है और दुनिया के अंदर संस्कृत को एक नया दृष्टिकोण भी दिया है। आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार संस्कृत भाषा के विकास और प्रोत्साहन के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। मुझे खुशी है डीडी न्यूज़ ने संस्कृत में वार्तावली कार्यक्रम के माध्यम से संस्कृत को जनमानस तक पहुंचाने के लिए नित्य नए प्रयोग किए हैं। इस कार्यक्रम में सुभाषित, प्रभा की वार्ता, संस्कृत विषयों के साथ संवाद, संस्कृत गीत आदि दिखाए जाते हैं और संस्कृत भाषाओं जो हमारी समृद्ध और प्राचीन भाषा है उसको आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेष महत्व है। वार्तावली की टीम और दूरदर्शन न्यूज को इस उल्लेखनीय और सराहनीय प्रयास के लिए धन्यवाद। दूरदर्शन न्यूज की वार्तावली कार्यक्रम ऐसे ही संस्कृत को जन जन तक पहुंचाते रहे ताकि हमारी प्राचीनतम और समृद्ध संस्कृत आम जीवन की मूल भाषा बन सके। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले छात्रों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। इसी संकल्प को साकार करने में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अहम भूमिका निभा रहा है, जहां छात्राओं को सुरक्षित, सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण मिल रहा है।
गुजरात के महियारी गांव की सासा हेतलबेन नेभाभाई इसकी सजीव मिसाल है। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस सकारात्मक रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। ये हैं दासा हेतलबेन नेभाभाई। गुजरात के महियारी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने हेतलबेन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। केजीबी में पढ़ाई के दौरान मुझे पता चला कि अपने निर्णयों और अपने सपनों पर अड़ग कैसे रहना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने इन्हें अपने निर्णयों पर अडिग रहना सिखाया। अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत ही कुंजी है, ये पाठ पढ़ाया। बचपन से पेड़ पौधे लगाने का तो बहुत शौक था, घर पे भी लगाते थे और केजीबी में भी हम एक्टिविटी बहुत करते थे। तो मुझे पता चला कि पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ाई की जा सकती है। फिर मैंने हॉर्टिकल्चर चुना। हेतलबेन ने 12वीं की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम में की और फिर जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय से उन्होंने हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आज वो स्वयं एक शिक्षिका की भूमिका में हैं और बच्चों को खेती बाड़ी की शिक्षा दे रही हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने न सिर्फ हेतलबेन को उसकी क्षमताओं को पहचानने में मदद की, बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी भरा।